हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है GOC1 या फिर इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। माई सेल्फ JR सर। कॉपी और पेन लेकर बैठिए अपने साथ, जो भी डाउट हो उसको कमेंट में बताते रहिए, ठीक है। शुरुआत करते हैं GOC1, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हमें देखिए, ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का यूज़ आगे ऑर्गेनिक में, जो 12th की आपकी ऑर्गेनिक है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अगर ये चैप्टर नहीं आया तो 12th की ऑर्गेनिक आना मुश्किल है। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म का फंडामेंटल चैप्टर है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने से पहले रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि कोई भी रिएक्शन क्या होता है बेटा। कोई भी रिएक्शन जो है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। दिस इज द रिएक्शन। कि कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है, AB मॉलिक्यूल, उसकी रिएक्शन करवाओ XY मॉलिक्यूल के साथ। इन दोनों का अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, AX प्लस BY। लेट अस टेक, ये कुछ बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स और आई कैन से रिएक्टेंट्स। और ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब सर AX ही क्यों बना, AY क्यों नहीं बना, BY ही क्यों बना, BX क्यों नहीं बना, इसी सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहां से पढ़नी है हमें। उसमें सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स। टाइप ऑफ रिएक्टेंट, उसमें रिएक्टेंट्स के दो अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला यूज किया जाता है सबस्ट्रेट, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड, और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है रिएजेंट, ठीक है। दोनों है रिएक्टेंट ही, लेकिन दो अलग अलग वर्ड है, एक है सबस्ट्रेट, दूसरा है रिएक्टेंट, रिएजेंट, ठीक है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है उसमें फर्क देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो जो है वो कार्बन है। तो जो स्पीसीज द रिएक्टेंट विच प्रोवाइड्स कार्बन फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे क्या कहा जाता है बेटा, सबस्ट्रेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। एंड बाकी अदर रिएक्टेंट्स को, बाकी अदर रिएक्टेंट्स को बोला जाता है रिएजेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट के दो अलग अलग नाम हैं, एक है सबस्ट्रेट, दूसरा है रिएजेंट। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, ऐसे स्पीसीज जो कार्बन प्रोवाइड करवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट कहा जाता है। और बाकी अदर जो रिएक्टेंट है उसे क्या कहा जाता है, रिएजेंट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट terms to understand reaction mechanism, ठीक है। some important terms to understand reaction mechanism। उसमें सबसे पहला है बॉन्ड क्लीवेज। सबसे पहला है बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। दूसरा जो है वो है
रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, और वही तो हमारे चैप्टर का नाम है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला है बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। यस, एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग एजेंट्स। यस, अटैकिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो है इनके इर्द गिर्द होती है बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके इर्द गिर्द होती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से हम समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगेन कह रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहली टर्म जिसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज। What is the meaning of bond cleavage? Bond cleavage is the breaking of a bond. Bond cleavage is what? A breaking of a bond. हमने देखा था अभी कि कोई रिएक्शन होती है, उसमें क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो वही बात है बेटा, बॉन्ड का ब्रेकिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, इसके भी कितने टाइप है, दो टाइप है। बॉन्ड क्लीवेज के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। कौन से दो टाइप है सर, वो तो बताओ। यस, उसका नाम है, पहला है होमोलाइटिक क्लीवेज। पहला है क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज, और दूसरा है यस हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ए बी मॉलिक्यूल है, मेरे पास सपोज कोई ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अब ए और बी के बीच के बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं बिकॉज उनको आगे नए बॉन्ड बनाने हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो वो दो तरीके से टूट सकते हैं बेटा। पहला तरीका है होमोलाइटिक क्लीवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। तो जहां पर बेटा बॉन्ड ब्रेक होके, देखिए कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, आप सबको पता होगा। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब ए और बी के बीच में बॉन्ड बना होगा तो ए एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, बी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा। यस, अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच में ब्रेक होता है, एरोस को ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो एरो है वो हुक जैसा एरो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देखिए एक ऐसा एरो होता है और एक ऐसा एरो होता है, ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है वन इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर ए और बी के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये कुछ इस तरह बनेंगे, ए प्लस बी, दो इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड में थे, एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया, एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, तो ये बन गया ए और बी। ये क्या है, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज कॉल्ड
होमोलाइटिक क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की अगर मैं बात करूं बेटा, अगेन हमारे पास है ए और बी, अगेन हमारे पास है ए और बी, और ए और बी में अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ले जाए, लेट अस टेक ए ले गया, वो कैसे पता चलता है वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले गया तो ए के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो ए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके गया इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस किया इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर बेटा ये क्लीवेज इस डायरेक्शन में होता, दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके जाता, तो यहां पर फॉर्म होता बी माइनस और ए प्लस। समझ में आ रहा है क्या सबको? दिस इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। एरो को ध्यान से देखिए, यहां पर है डीलोकलाइजेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसलिए कंप्लीट एरो किया है, और यहां पर है डीलोकलाइजेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए हुक जैसा एरो किया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा द बॉन्ड क्लीवेज in which there is equal distribution of bond pair of इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया, एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, ऐसे टाइप के बॉन्ड ब्रेकिंग को कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और जहां पर द बॉन्ड क्लीवेज इन विच अनइक्वल distribution of electrons occurs, ऐसे टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को कहा जाता है बेटा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह है, C के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब जब इसके अंदर हम सनलाइट पास करें, क्या पास करें बेटा? सनलाइट, जिसको लिखा जाता है HNu। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सनलाइट या हीटिंग सनलाइट को दिखाने के लिए HNu ऐसे दिखाया जाता है। तो जब इसके अंदर सनलाइट पास करे तो यहाँ पर होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। ध्यान से देखो क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। और ये कुछ इस तरह बन जाएगा बेटा CH3। तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, साथ में क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद अगर मैं बात करूं यही CH3Cl, यही CH3Cl, उसको मैं वाटर जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये वर्ड आपके लिए नया होगा, आगे पढ़ोगे आप। वाटर जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व किया जाए, वाटर जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो ये जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो है वो होगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। किस डायरेक्शन में होगा यहाँ देखो पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो क्लोरीन की टेंडेंसी है टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए यहाँ पर ये जो है क्लोरीन अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, ये कुछ बन जाएगा CH3 एंड Cl। अब ध्यान से देखो, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ
हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। समझ में आएगा सबको? दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड क्लीवेज। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है अटैकिंग एजेंट्स। जिसका नाम क्या है? अटैकिंग एजेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है अटैकिंग एजेंट्स। अटैकिंग एजेंट्स जो है वो क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के अटैकिंग एजेंट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जिसको ऐसे E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल जिसको Nu- से रिप्रेजेंट किया जाता है। अटैकिंग रिएजेंट्स, अटैकिंग एजेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है ये देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं बात करूं बेटा पहले इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E+ से, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक। दिस स्पीसीज हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। दिस स्पीसीज हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। द स्पीसीज which have affinity towards electrons are called electrophiles। अब affinity towards electron क्यों होगा? बिकॉज उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारे पास जो नहीं होता उसके प्रति तो हमें एफिनिटी होती है। तो जैसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनको इलेक्ट्रोफाइल्स कहा जाता है। दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन deficient species। इलेक्ट्रोफाइल्स आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसीलिए जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसकी तरफ भागेगा। जहां भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो उसकी तरफ भागेगा। अब मैं लिखता हूं बेटा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब मैं लिखता हूं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। उसमें सबसे पहला टाइप जो है वो है बेटा पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर बेटा कोई पॉजिटिव है तो वो किसकी तरफ भागेगा? नेगेटिव की तरफ। वेरी गुड। मेरे पास कोई Na+ है। Na+ क्या है? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। वो स्टेबल जो होता है नेचर में एग्जिस्ट करता है Na के फॉर्म में। अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो बन जाता है Na+। अभी Na+ को एफिनिटी है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर वो किसकी तरफ भागेगा बेटा? Cl- की तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है क्या? यही चीज है एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। यही चीज है क्या? एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। देखिए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, उसमें सबसे पहला मैं एग्जांपल लिख रहा हूं H+। यस, H+ इज अ इलेक्ट्रोफाइल। H+ इज अ इलेक्ट्रोफाइल। फिर मेरे पास है CH3+। मेरे पास क्या है बेटा? CH3+। फिर मेरे पास है CH3 CH2+। यस, ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकैटायन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके, बताऊंगा मैं आपको। फिर NO+, फिर NO2+। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स है।
CO प्लस, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब हम देखेंगे आगे, जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ये सब आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो बेटा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये सब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, सेकंड अगर मैं बात करूं तो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं बेटा, तो यहां मैं लिखूंगा ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है उनको ये पता होगा लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड भी वही होते हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस एसिड कहा जाता है। तो लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। उनके एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो BF3, BCl3, BBr3, BI3, FeCl3, AlCl3, BeCl2, ये सब जो है वो क्या है बेटा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल से। ऐसा क्यों है सर, वाई दे आर इलेक्ट्रोफाइल? इनका तो समझ में आता था कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। बट मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रोफाइल से दे आर न्यूट्रल, क्यों दे हैव एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? तो इसका रीज़न है बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आपने लुईस थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ा है, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जो मॉलिक्यूल के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर स्टेबल, और जिनके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, वो जो है वो उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ट्राई करते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर BF3 की बात करूँ तो बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। बोरॉन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसीलिए बोरॉन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2 + 2 + 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे ही बेटा, इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एंड देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। देयरफॉर दे आर व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो द स्पीसीज विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, the species which have vacant orbital and accept electrons are called electrophiles, or we can say Lewis acids। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, Lewis acid। थर्ड टाइप की बात करूं तो the species having pi bond and इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू देयर वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या होता है वो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, बट यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है बेटा, इसलिए यहाँ पर ये कैटेगरी लिखा है मैंने। तो इसमें कौन आ जाएगा बेटा, CO2। इसके एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो CO2 के पास 2 पाई बॉन्ड है, और उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, यस। उसी तरह SO2, SO3, RC डबल बॉन्ड हो, बताओ इसका नाम क्या है, बताओ ये क्या है, ये एक आल्डिहाइड है। ये क्या है, एक आल्डिहाइड है, ये एक आल्डिहाइड है, ठीक है। तो आल्डिहाइड क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
चिंता मत करो बेटा, रेजोनेंस आगे पढ़ेंगे तब रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानते हैं रेजोनेंस के बारे में वो लोग देखो, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसीलिए वो पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो सकता है, और ये पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं और कार्बन बन जाता है पॉजिटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह डीलोकलाइज होते हैं। दिस टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। चिंता मत करो, आगे पढ़ना ही हमें। देखिए ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है क्या बेटा? फॉर द सेम रीजन SO3, SO2, CO2 ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। चिंता मत करो, जब रेजोनेंस पढ़ोगे तो ये सब बहुत आपको आसानी से पता ही चल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड भी एक क्या है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन एक्ट एज E प्लस, मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल। E प्लस मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर आपने IUPAC पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड हैलाइड है, एनहाइड्राइड है, अमाइड है, ये सब क्या है बेटा? एस्टर है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कैसे एक्ट कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी बेटा किसकी? इलेक्ट्रोफाइल्स की। अटैकिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जिसको इलेक्ट्रॉन की तरफ एफिनिटी है, ऐसे स्पीसीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है। इलेक्ट्रोफाइल्स के हमने 3 टाइप देखे, पॉजिटिवली चार्ज, फिर दूसरा क्या देखा? न्यूट्रल लुईस एसिड्स, और तीसरा देखा पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज इन विच देयर वन ऑफ द रेजोनिंग स्ट्रक्चर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, ये सारी बात हुई इलेक्ट्रोफाइल्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल की। क्या देखेंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे NU माइनस। अब जब भी न्यूक्लियोफाइल लिखना होगा आई विल राइट दिस वन NU माइनस, और जब भी इलेक्ट्रोफाइल लिखना होगा आई विल राइट E प्लस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, E प्लस ऐसे। ठीक है, तो E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। देखिए न्यूक्लियोफाइल जैसे इलेक्ट्रोफाइल मतलब एफिनिटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, उसी तरह न्यूक्लियोफाइल मतलब एफिनिटी टूवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ एफिनिटी क्यों होगी? न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऐसे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी शो करते हैं आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में है तो दे विल शो एफिनिटी टूवर्ड्स दे हैव एफिनिटी टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज मिले। देखिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 2 ही स्पीसीज के बीच में काम करती है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल की तरफ एफिनिटी है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एफिनिटी है। एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने जब इलेक्ट्रोफाइल को देखा तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बस खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म है बेटा। इतनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ये एरो घुमाना आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, ये जो एरो घुमाना आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई बेटा। अदरवाइज तो जादू ही लगती है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ एरो घूम रहा है सर कुछ समझ में नहीं आता। उसका रीज़न यही है बेटा, आपको GOC आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा। दे आर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स आर
इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, therefore they have affinity towards न्यूक्लियस, दे हैव एफिनिटी टूवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करना चाहता है क्योंकि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, तो ऐसे ही स्पीशीज की तरफ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन ना हो तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा बेटा। यस, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला टाइप आ जाएगा क्या बेटा, नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। अगर पॉजिटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफाइल, तो नेगेटिवली चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में पड़े हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो उसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे बेटा, याद करो H+, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वॉज इलेक्ट्रोफाइल, तो H के ऊपर माइनस चार्ज मतलब वो हो जाएगा बेटा न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह हमने लिखा था CH3+, ऐसा ही एक एग्जिस्ट करता है CH3-। यस, इसको बोला जाता है कार्बेनायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट में बताऊंगा ये क्या होता है कार्बेनायन। CH3- OH-, ठीक है, SH-, NH2-। ये सारे स्पीसीज क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच है, इन सबके पास एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन है, दे हैव नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सब जो है वो कैसे एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप, दैट इज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन होंगे, तो द स्पीसीज which have lone pair और पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास क्या होगा बेटा, the species which have lone pair or pi electrons can act as न्यूक्लियोफाइल। देखिए इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हमने क्या लिखा था, OH-, तो बेटा अगर H2O हो तो वो भी कैसे एक्ट कर सकता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, दो लोन पेयर है। H2O कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर हमने क्या लिखा था, NH2-, तो अगर मेरे पास NH3 है, अगर मेरे पास क्या है, NH3 है, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर मेरे पास कोई भी अल्कोहल हो, ROH इज व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल में भी ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर मेरे पास है RNH2, ये एक अमाइन है, अमाइन में भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर मेरे पास एक थायोल हो, RSH, फॉर द सेम रीजन ऑफ अल्कोहल, सल्फर के पास भी दो लोन पेयर है, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। फिर ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन, जिनके पास लोन पेयर हो या फिर उसके पास क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। उसमें आप सबका फेवरेट क्या है, बेंजीन। आप सबका फेवरेट बेंजीन। बेंजीन के पास तीन पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बेंजीन के पास क्या है, तीन पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये पाई इलेक्ट्रॉन को अगर सामने को इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल
कोई भी एल्कीन ले लो बेटा, कोई भी एल्कीन ले लो, वो भी एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई अल्काइन ले लो, वो भी एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उसके 3 टाइप, ठीक है, कौन से, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, फिर होता है न्यूट्रल, और फिर होता है पाई बॉन्डेड रेजोनेंस की वजह से। न्यूक्लियोफाइल के 2 टाइप, नेगेटिवली चार्ज और दूसरा क्या होता है न्यूट्रल, और उसके पास क्या हो, लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन व्हाट, इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है 2 पाथवे से। एक होता है उसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, दूसरा उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कोई भी रिएक्शन है जब वो रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाती है, कोई भी रिएक्शन है जब वो रिएक्शन से प्रोडक्ट में जाती है तो कुछ तो चेंज हुआ है यहाँ पर, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बना थ्रू अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म, थ्रू अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के अंदर कुछ ऐसा होता है कि R से वो कुछ X बना, फिर X जो है वो P में कन्वर्ट हुआ। X जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, P में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो 2 स्टेप का ये जो मैकेनिज्म, हमने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है बेटा, यहाँ पर 2 स्टेप में मैकेनिज्म लिखा है। ये जो 2 स्टेप में जो X बन रहा है ना, ध्यान से देखो, मेन रिएक्शन में X गायब है, लेकिन मैकेनिज्म के अंदर X दिख रहा है कि भाई ऐसा बना होगा और फिर वो आगे कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो X है वो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर वो एक ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है, या वो रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर वो एक ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ। अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए बी मॉलिक्यूल की सी डी मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्शन जो हमने शुरुआत में ही लिखी थी, तो सपोज यहाँ पर बना ए सी प्लस बी डी, ऐसा कुछ बना। ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है, सी और डी के बीच में जो बॉन्ड है, वो ब्रेक होके नए बॉन्ड बन गए ए और सी के बीच में एंड बी और डी के बीच में। अब ये रिएक्शन जो है वो 2 तरीके से जा सकती है बेटा। हर एक रिएक्शन का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। कोई रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है। तो लेट अस टेक यहाँ पर इफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, इफ यहाँ पर क्या फॉर्म होता है बेटा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, तो उसका मैकेनिज्म मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, मैकेनिज्म कुछ इस तरह लिखूंगा बेटा। ए और बी के बीच में बॉन्ड है, सी और डी के बीच में बॉन्ड है। अब क्या हो रहा है बेटा, ए कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, सी के साथ, और बी कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, डी के साथ। तो क्या होगा बेटा, ए और सी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा, डी और बी के बीच में बॉन्ड बनना शुरू होगा। और जैसे ये स्टेप होता है, जैसे ही ये स्टेप होता है, तो उसके जो पुराने बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे। उसके जो पुराने बॉन्ड्स है वो क्या होने लग जाएंगे बेटा, ब्रेक होने लग जाएंगे, ये दोनों। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ए बी सी डी, ए और सी के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, तो उसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। अभी तक बॉन्ड बना नहीं है, इंटरेक्शन हुआ है, बनना शुरू हुआ है, इसलिए डॉटेड लाइन से शुरू दिखाया गया है। बी और डी के बीच में भी नया बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाया। अब जैसे जैसे बेटा ए और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, बी और डी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो जो प्रीवियस बॉन्ड है वो ब्रेक भी तो होगा, और वो भी इसीलिए हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे,
ऐसे, इसको बोला जाता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। इसको बोला जाता है क्या? ट्रांजिशन स्टेट। और ये अब कुछ इस तरह बन जाता है बेटा ए सी प्लस बी डी। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बन गए। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। इसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। लेकिन ये मैकेनिज्म कुछ और भी हो सकता है। इफ इसमें क्या हो, इंटरमीडिएट्स हो। इफ इसके अंदर क्या हो बेटा? इंटरमीडिएट्स हो, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह होगा बेटा। स्टेप 1, ए बी के बीच में जो बॉन्ड है वो हो जाएगा बेटा ब्रेक। ए बी के बीच में बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक। बताओ ये कौन सा क्लीवेज है बेटा? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। वेरी गुड। तो बताओ क्या बन जाएगा? ए प्लस एंड बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस। समझ में आ रहा है? स्टेप टू की अगर बात करें, सी और डी के बीच में बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा। सी और डी के बीच में बॉन्ड है वो भी ब्रेक होगा, उसका भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज सपोज हुआ, तो ये बनेगा सी माइनस एंड डी प्लस। स्टेप थ्री में क्या होगा कि भाई ए प्लस एंड सी माइनस कंबाइन होके ए सी बन गए, बी माइनस एंड डी प्लस कंबाइन होके बी डी बन गए। ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग मैकेनिज्म है, रिएक्शन सेम है लेकिन मैकेनिज्म अलग अलग है। यहाँ पर जो बना है वो ट्रांजिशन स्टेट बना है, यहाँ पर जो बना है वो क्या बना है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट बना है। और यहाँ पर जो बना है वो इंटरमीडिएट बना है। मैंने आपको बता दिया ये ट्रांजिशन स्टेट है। कौन? ये जो दिख रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट्स कौन है बेटा? ए प्लस, बी माइनस, सी माइनस एंड डी प्लस, ऑल आर इंटरमीडिएट्स। ये सब क्या है बेटा? रिएक्शन। ये सब क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ये सब क्या है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। इन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। तो अगर बेटा मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएट्स की डेफिनेशन लिखूँ, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को? बिकॉज जीओसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमें इन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी सीखनी है। ये स्टेबल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो इसीलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है वो क्या होते हैं? द species which can form during the reaction but cannot be isolated एज अ प्रोडक्ट। उसे क्या कहा जाता है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। ऐसे स्पीसीज जो ऐसा माना जाता है कि रिएक्शन के इन बिटवीन बन रहे हैं बट एज अ प्रोडक्ट उसको आइसोलेट नहीं करते हैं, ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान से देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट है ए बी सी डी, ए बी मॉलिक्यूल एंड सी डी मॉलिक्यूल। प्रोडक्ट क्या है? ए सी मॉलिक्यूल एंड बी डी मॉलिक्यूल। क्या यहाँ पर कहीं पर भी हमें दिख रहा है ए प्लस, बी माइनस, सी माइनस, डी प्लस? नहीं, वो तो सिर्फ मैकेनिज्म में, मेन रिएक्शन में ए प्लस, बी माइनस, सी माइनस, डी प्लस का कोई रोल ही नहीं है। समझ में? उसका अपीयरेंस ही नहीं है एज अ प्रोडक्ट।
तो इसीलिए ये सब क्या है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। ये सब क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। कौन, A प्लस, B माइनस, C माइनस एंड D प्लस आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट में? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इमेजिनरी होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इमेजिनरी होता है, वो थियोरिटिकल होता है। थियोरिटिकल हम मानते हैं कि ऐसा कुछ बना होगा, लेकिन इंटरमीडिएट जो है वो एक्चुअली फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ट्रांजिशन स्टेट इज थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, वो एक्चुअल में फॉर्म नहीं होते हैं। इंटरमीडिएट्स कैन बी फॉर्म्ड एक्चुअली, ये जो है वो रिएक्शन के इन बिटवीन फॉर्म होते हैं, और अलग से एक्सपेरिमेंट करके इनको आइसोलेट किया भी गया है। कार्बोकैटायन जैसे इंटरमीडिएट है उन सबको आइसोलेट किया गया भी है बेटा। ऐसा नहीं है कि वो लोग निकल ही नहीं सकते एज अ प्रोडक्ट, बट एज अ प्रोडक्ट नहीं, वो इन बिटवीन बनते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये वाली बात है बेटा, वो कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो इन बिटवीन रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की। एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, सबसे पहला कार्बोकैटायन, जिसको डिनोट किया जाता है ऐसे C प्लस। कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आए वो कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आए वो कार्बेनायन है। कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आए वो कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज आए वो कार्बेनायन है। फिर एक आता है फ्री रेडिकल। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है बेटा फ्री रेडिकल, जिसे क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है, जिसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। फिर एक होता है कार्बीन, कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, ऐसे टाइप के इंटरमीडिएट को कहा जाता है बेटा कार्बीन। दूसरा होता है नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, लोन पेयर। देखिए उसकी कुछ कंडीशन है, हर एक कोई नाइट्रीन नहीं होता है। ठीक है, हर एक कोई नाइट्रीन नहीं होता है। सर अमोनिया में भी तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, नहीं बेटा, वो अलग बात है। इसकी कंडीशन है नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड बने हो, ठीक, एक बॉन्ड बना और उसके ऊपर क्या हो, 2 एक लोन पेयर हो। यहाँ पर भी कंडीशन है कार्बन के 2 बॉन्ड बने होने चाहिए और एक लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन को फॉलो करें तभी उसको कार्बीन या कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल जो भी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए अभी सारे इंटरमीडिएट्स को हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखिए यहाँ पर हम 3 इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी करेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। बाकी सब जैसे जैसे ऑर्गेनिक में आएंगे वैसे वैसे उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ 3 के बारे में हमें देखना है। सबसे पहला है कार्बोकैटायन। ठीक है, सबसे पहला है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कुछ इस तरह दिखता है बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इट इज also known as कार्बोनियम आयन। ये कार्बोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोनियम आयन। अभी दिखता कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये दिखता कैसा है। कार्बन जो है, कार्बन बेटा, कार्बन ने जब 3 बॉन्ड बनाए हो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हो, 3 बॉन्ड बनाए हो, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो,
तो उसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। जब कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स formed by carbon atom and one positive charge on it, तो उसे कार्बोकैटायन बोला जाता है। कितने सिग्मा बॉन्ड बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। देयर इज presence of one vacant orbital, therefore ध्यान से याद करो, therefore it can act as, अच्छा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो क्या कर सकता है बेटा? बताना जरा। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या कर सकता है? ये कैसा होगा? किसके टुवर्ड्स इसको एफिनिटी होगी? पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो गरीब है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वो गरीब है, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास नहीं है, तो उसको किसके टुवर्ड्स एफिनिटी होगी? इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स एफिनिटी होगी। इसीलिए इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। कौन? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। कैसे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है बताता हूँ बेटा। कैसे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है बताता हूँ। मेरे पास कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2। अगर बेटा सिर्फ हम वैलेंस शेल की बात करें तो 2s2 2p2, ठीक है। ये रहा 2s2 और ये रहा 2p2। कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है बेटा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन पैड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाता है और ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। ये जो है वो एक एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह दिखेगा बेटा। ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जंप कर गया। कार्बन जो है वो अपने एक्साइटेड स्टेट में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी कोवैलेंसी 4 है। इसकी कोवैलेंसी क्या है बेटा? 4 है। वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर उसको 4 हाइड्रोजन मिल जाए तो 4 हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे और प्यारा सा CH4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कार्बोकैटायन के अंदर तो क्या होता है बेटा? 3 ही बॉन्ड होते हैं। कार्बोकैटायन के अंदर तो 3 ही बॉन्ड होते हैं। कार्बोकैटायन के अंदर तो 3 ही बॉन्ड होते हैं। ये स्टार का मतलब है बेटा एक्साइटेड स्टेट। अब मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? कैटायन है। ये क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब है बेटा रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है बेटा? Na+ इलेक्ट्रॉन निकल गया। वैसे ही कार्बन एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो वो बन जाता है बेटा कार्बोकैटायन। वो क्या बन जाता है? कार्बोकैटायन। थी उसकी बात हो रही है बेटा, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से ये 4 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया होगा। इसीलिए ये जो है वो कुछ इस तरह होगा 1 2 3। ये क्या है? खाली डब्बा जो है वो खाली रह गया। ये डब्बा नहीं है रे, ये है वैकेंट ऑर्बिटल। ये है वैकेंट ऑर्बिटल। ये जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल है जिसकी मैंने बात की अभी। There is presence of 1 vacant orbital, therefore it can act as a electrophile। ये जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है बिकॉज उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। therefore इसके पास कोई सपोज हाइड्रोजन एटम्स आ गए एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये एक कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा जिसका नाम है कार्बोकैटायन। ये जो डब्बा है इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान से देखो,
तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा बेटा, ये रही वैकेंट ऑर्बिटल, और ये दोनों बातें क्या है, सेम है। मैं ऐसा लिखूँ या ऐसा लिखूँ, ये दोनों बातें क्या है, सेम है। दिस इज अ मिथाइल कैटायन CH3 पॉजिटिव, ये एक मिथाइल कैटायन है। दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ मिथाइल कैटायन, इसे कार्बोकैटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, कार्बोकैटायन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपने बेटा लुईस थ्योरी पढ़ी हो, अगर आपने क्या पढ़ा हो, लुईस थ्योरी पढ़ी हो, तो ध्यान से देखो, कार्बन के पास वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, therefore इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, therefore इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करो बेटा, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। फिर इसके पास क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है बेटा, नहीं है, 0 नंबर ऑफ लोन पेयर 0। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1। एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना उसके पास, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोफाइल। 7th अगर मैं बात करूं बेटा, नंबर ऑफ लोन पेयर आ गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्पीसीज होगा। कार्बोकैटायन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली है उनको पता होगा बेटा। 8th अगर मैं बात करूं, अगर कोई मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका ज्योमेट्री या फिर उसका जो शेप जो है वो होता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। उसका शेप जो है वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर, वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा दिखता है ट्राइगोनल प्लेनर, पंखे जैसा दिखता है बेटा, देख लो, फैन होता है ना, फैन, यस वही है ट्राइगोनल प्लेनर, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो है वो कार्बोकैटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटायन क्या होना चाहिए, कार्बन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन के 3 बॉन्ड होने चाहिए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोकैटायन की सबसे पहला CH3 रेडिकल, CH3 कैटायन, नॉट रेडिकल, CH3 कैटायन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH2 कैटायन। ध्यान से देखो, ये कार्बन जो है उसने भी 3 बॉन्ड बनाया बेटा। कैसे, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, कुछ इस तरह बेटा, कुछ इस तरह, H H H, और ये कैटायन कुछ इस तरह देख लो। ये भी क्या है, कार्बन के 3 बॉन्ड और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एक कार्बोकैटायन है। ये भी एक क्या है, कार्बोकैटायन है। CH3 ट्वाइस CH कैटायन,
ये भी एक कार्बोकेटायन है। यहाँ भी ध्यान से देखिए, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक H के साथ और 2 जो है वो CH3 ग्रुप के साथ, मिथाइल ग्रुप कहा जाता है उसको, और एक पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है बेटा? सबके शेप ध्यान से देखो, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल है और प्लेनर है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कार्बोकेटायंस। एक और ले लेते हैं, CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, CH3 थ्राइस C पॉजिटिव। यहाँ पर भी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप के साथ, पॉजिटिव। देख लो भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। यस, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकेटायन। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा ध्यान से देखो, कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अगर बेटा स्टेबिलाइज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। उसको क्या, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स उसका एफिनिटी है। तो स्टेबिलिटी टाइम पे इसके बारे में वापस थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बेनायन। जिसका नाम क्या है बेटा? कार्बेनायन है। कार्बेनायन कुछ इस तरह दिखता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे कार्बेनायन बोला जाता है। कार्बन के ऊपर क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। इसका पिक्चर भी कुछ इस तरह ही है, कार्बन के 3 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ये नेगेटिव चार्ज होने से जो पहले कार्बोकेटायन था वो क्या बन जाएगा? कार्बेनायन। 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर। कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हो और एक उसके ऊपर लोन पेयर हो तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? कार्बेनायन कहा जाता है। ये लोन पेयर की वजह से ही ये नेगेटिव चार्ज आया है, जिसे, ठीक है, ये लोन पेयर की वजह से ही ये नेगेटिव चार्ज आया है। अगर आपने फॉर्मल चार्ज पढ़ा हो तो कार्बेनायन का फॉर्मल चार्ज जो है वो -1 आता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मल चार्ज जो है वो +1 आता है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। आगे बताऊंगा बेटे, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, ये सब बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ देखिए, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहाँ पर क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर है बेटा। देखो ये भी समझाता हूँ कैसे लोन पेयर क्यों है। ठीक है, ये तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज ही लोन पेयर है बेटा। इसको इस तरह यहाँ पर 2 डॉट कर दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक चार्ज है, ये एक लोन पेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ों को साथ में नहीं दिखाते जनरली हम, ये हमें समझना होता है। बात करें अगर इसकी बेटा ऑर्बिटल डायग्राम की, सीधा एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ, कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, उसका क्या हो जाएगा? 2s1 2p3, 2s1 2p3। अगर बेटा वो कार्बेनायन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन खाता है तो वो F- बनता है। फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन खाता है तो F- बनता है। उसी तरह कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो वो बन जाएगा बेटा कार्बेनायन C-। तो यहाँ पर कार्बन के उसके खुद के 4 होते हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा उसके पास आएगा, दैट विल बिकम C-, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बेनायन कहते हैं। कार्बेनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बेनायन कहते हैं। तो बेटा अब जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब वो क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे बेटा? 5 हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखो, यहाँ रखो। एक्चुअल में ये ऐसा होता ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की एंट्री हो जाती है। चारों ऑर्बिटल सेम होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसीलिए चलो वही कर देते हैं। कुछ इस तरह होता है, लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन अभी बताने का टाइम नहीं है।
दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इनमें से कोई भी ऑर्बिटल में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब सिर्फ हमारे समझने के लिए है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 1 2 3, 3 बॉन्ड होते हैं। लेटस टेक 3 हाइड्रोजन आ गए, लेटस टेक 3 हाइड्रोजन आ गए, और ये क्या बच गया बेटा, ये क्या बच गया, ये लोन पेयर बच गया। देखो लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसने बॉन्ड बनाया नहीं है वैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर कहा जाता है। तो वही है बेटा ये, वही है बेटा ये। ध्यान से देखो, कार्बन था, कार्बन ने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिए, ये रहे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब उसके पास क्या रह गया, एक लोन पेयर रह गया, ये रहा लोन पेयर। दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्बेनाइन, दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्बेनाइन। मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों बातें सेम है, या ऐसे लिखूं, दोनों बातें सेम है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल एनायन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, मिथाइल एनायन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सबको यस। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर बेटा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ब एनायन। हम कार्ब एनायन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। यस वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच in nature, therefore acts as न्यूक्लियोफाइल। वो कैसे एक्ट करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। उसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ बेटा कितने, 3 है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ कितने हैं, 1 है। नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बताओ कितना है, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल बताओ कितना है, 0 है बेटा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल दिख रही है, नहीं दिख रही है, सब कुछ भरा हुआ है। ये हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे तो ये तीनों भी भर जाएंगे, सब कुछ भरा हुआ है बेटा। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बेनायन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको कोई पूछे तो वो होता है बेटा sp3। और इसका अगर शेप की बात करूं मैं बेटा, इसका शेप जो है वो होता है पिरामिडल, वो होता है बेटा पिरामिडल। अगर आपने बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया तो ये सब आपके लिए बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। यस देख लो, ध्यान से देख लो, पिरामिड जैसा कुछ दिखता है। यस इट इज़ अ पिरामिड। एक्चुअली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, दिस वन, ठीक है। देख लो पिरामिडल, समझ में आ रहा है। ये है लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर है। दिस इज द शेप ऑफ द कार्बेनायन। तो यहाँ पर बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है, वैकेंट ऑर्बिटल 0 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। शेप इसका पिरामिडल है, शेप इसका क्या है बेटा, पिरामिडल है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसका नाम है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये तीनों के बारे में हमें आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए बेटा। फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल दिखता कैसा है, कार्बन के ऊपर एक डॉट। ये डॉट क्या है बेटा, ये डॉट क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डॉट क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
यहाँ भी अगेन बेटा कार्बन के 3 बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक लोन पेयर नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये एक लोन पेयर नहीं है, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं बेटा फ्री रेडिकल, इसके ऑर्बिटल डायग्राम अगेन पढ़ते हैं। कार्बन इन इट एक्साइटेड स्टेट 2s1 2p3, कार्बन इन इट एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के अंदर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर तो न्यूट्रल है बेटा, तो यहाँ पर ना एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ना एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो यही बेटा फ्री रेडिकल में भी सेम ही होगा, फ्री रेडिकल में भी सेम ही होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में रहेंगे। फिर प्यारे से हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि बिकॉज 3 बॉन्ड बनाने हैं बेटा, 3 बॉन्ड बनाने हैं। ये बन गया, तो क्या बच गया बेटा? ये ध्यान से देखो, ये बच गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है बेटा, 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 हाइड्रोजन ये रहे, इसलिए, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड मिथाइल रेडिकल। दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिथाइल रेडिकल, CH3 रेडिकल। ये जो है वो क्या है बेटा? CH3 रेडिकल। कार्बन की 3 बॉन्ड और उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी? फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूं, उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा बेटा? हाँ यस, ध्यान से देखो, चलिए, ये जो है कार्बन, उसने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए बेटा 2 + 2 + 2 6 इलेक्ट्रॉन और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर बेटा? 7 है। कितने? 7 है। यहाँ पर अगर आपको लिखना हो कार्बेनाइन में, कार्बेनाइन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 + 2 8, इसलिए इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट क्या है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने का बेटा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? मैं फिर से गिनना सिखाता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं बेटा? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? डेफिनेटली ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बिकॉज इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। इसका ऑक्टेट जो है वो क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या है बेटा? टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। देयरफॉर, देयरफॉर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, therefore it is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उसके पास एक ऑर्बिटल खाली है, आधी खाली है। भले ही
आधी खाली है, लेकिन खाली तो है ना बेटा, ये देखो ये तीनों भर गई क्योंकि हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो वो यहाँ भर जाएगा। लेकिन ये जो है वो सिर्फ इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियली खाली है बेटा, इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की तरह एक्ट करता है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ बेटा, फिफ्थ अगर मैं बात करूं अगेन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अगेन 3, सिक्स्थ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल बताओ क्या होगा, 1 होगा सर, नहीं रे 0 होगा, वैकेंट ऑर्बिटल थोड़ी है वो, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, अनपेड, पूरी खाली नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, ये डब्बा पूरा खाली होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसीलिए बेटा क्या होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल 0, सेवंथ नंबर ऑफ लोन पेयर, यस नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ, नंबर ऑफ लोन पेयर फ्री रेडिकल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ मुझे कितने हैं, बताओ। एक है सर, अरे एक भी नहीं है, 0 है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर होनी चाहिए, ये पेयर थोड़ी है बेटा, ये भी 0 है। लेकिन अगर ऐसा पूछे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे बेटा 1, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, 9th कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट अगेन, हाइब्रिडाइजेशन, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, और जो भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वो कैसा होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ध्यान से देखो कुछ इस तरह दिखता है बेटा। ये ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है, पंखे जैसा, अभी तो बताया था मैंने कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन भी तो sp2 था, ये रहा देख लो, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड फ्री रेडिकल्स जो है वो सारे क्या होते हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बेटा तीन जो है वो हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखे, एक देखा कार्बोकैटायन, एक देखा क्या कार्बोकैटायन C+, फिर हमने देखा कार्बेनायन दैट इज C-, और फिर हमने देखा फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। तीनों में कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड, तीनों में कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर एक क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पर एक क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बेनाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2। जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है उसका शेप हो जाता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन यहाँ पर एक एटम कम है, इसलिए इसका शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिरामिडल हो जाएगा। और यहाँ पर अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये सब बातें थी बेटा, हमने शुरू कहाँ से किया था, 4 चीज़ें लिखी थी हमने। सबसे पहला बॉन्ड क्लीवेज, फिर हमने अटैकिंग एजेंट देखा, फिर हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें हैं जीओसी पढ़ने के लिए। इसको अच्छे से पढ़िए बेटा, अच्छे से लिखा होगा आप सबने, होप
ठीक है। इसमें जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में करिए, पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज यहाँ तक रखते हैं, आगे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बेटा विथ इंडक्टिव इफेक्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।